नमस्कार, डीबी लाइव महाराष्ट्र में आपका स्वागत है। मैं हूं आंचल और मेरे साथ मौजूद है मेरे सहयोगी अविनाश। बहुत बहुत स्वागत है आपका और हमारे तमाम दर्शकों का। जैसा कि आप जानते हैं कि महाराष्ट्र में चुनाव हुए, उसके बाद जो है सबकी निगाहें अब कैबिनेट विस्तार पर टिकी हुई हैं और ऐसे में जो सस्पेंस बरकरार था वो अब खत्म होता हुआ दिखाई दे रहा है। तारीख सामने आ चुकी है। कहा जा रहा है कि 15 दिसंबर को जो कैबिनेट विस्तार हो सकता है, लेकिन ऐसे में एनडीए के सामने कई मुश्किलें सामने खड़ी हुई हैं, कई चुनौतियां उनके सामने हैं, क्योंकि जो उनके सहयोगी हैं वो लगातार नाराज दिखाई दे रहे हैं। शिंदे भी लगातार गृह मंत्रालय की मांग कर रहे हैं और उसको लेकर बीजेपी से वो नाराज दिखाई दे रहे हैं। और ऐसे में खासकर जो अजीत पवार है, उन्होंने भी एक बड़ा दावा कर दिया है। उन्होंने वित्त मंत्रालय को लेकर दावा ठोक दिया है। उनका कहना है कि वित्त मंत्रालय उनको चाहिए और ऐसे में जो है पेच फंसता हुआ लगातार दिखाई दे रहा है। ऐसे में सवाल ये उठता है कि क्या जो 15 तारीख दी गई है उस दिन कैबिनेट विस्तार हो पाएगा, क्योंकि इससे पहले भी 14 दिसंबर की तारीख जो है तय की गई थी। कहा जा रहा था कि 14 दिसंबर को कैबिनेट विस्तार हो जाएगा, लेकिन एक बार फिर से जो कैबिनेट विस्तार टल गया और अब उसको आगे बढ़ा दिया है। 15 दिसंबर को यह अब कैबिनेट विस्तार होना है। ऐसे में सवाल यही है कि जो महायुति में इस वक्त जो मतभेद देखने को मिल रहे हैं, खासकर शिंदे और फडणवीस और बीजेपी के बीच में जो मतभेद है वो दिखाई दे रहे हैं ज्यादातर, तो ऐसे में क्या फडणवीस इन मतभेदों को सुलझा पाएंगे? क्या महायुति की सरकार जो है अच्छे तरीके से काम कर पाएगी? अविनाश जी, इस पर आप क्या कहेंगे? हाँ, मतभेद बने हुए हैं महायुति के अंदर और ये मतभेद लगातार बढ़ते जा रहे हैं। बीजेपी लगातार शिंदे पर इस समय प्रेशर बना रही है और कि भाई जो शिंदे का सबसे बड़ी डिमांड जो थी वो गृह मंत्रालय को लेकर थी और ये अब तय हो गया है कि गृह मंत्रालय बीजेपी अपने पास में ही रखेगी और शिंदे ने भी लगभग मान लिया कि उनको ये मंत्रालय नहीं मिल रहा है। लेकिन बाकी के जो दूसरे मंत्रालय हैं उन पर भी काफ़ी पेच फंसा हुआ है और बीजेपी लगातार शिंदे को कमज़ोर करने की कोशिश कर रही है, क्योंकि जो महाराष्ट्र में जो वोट है बीजेपी का और शिवसेना का, ये लगभग क्योंकि इन दोनों की विचारधारा एक ही विचारधारा है, तो वोट भी लगभग दोनों का एक जैसा ही वोट है। तो बीजेपी जितना शिंदे कमज़ोर होंगे, बीजेपी उतना ही ज़्यादा महाराष्ट्र में मजबूत होती जाएगी। और आपको वैसे ही पता होगा, अमित शाह जी ने जब मुंबई में गए थे महाराष्ट्र चुनाव से पहले, तब उन्होंने एक बयान दिया था कि अभी बीजेपी महाराष्ट्र में उतनी बड़ी ताकत नहीं है कि वो अकेले महाविकास अघाड़ी से का मुकाबला कर सके, इसलिए इस बार का जो चुनाव है वो हम लोग महायुति गठबंधन में लड़ेंगे और सरकार बनाएंगे। लेकिन 2029 का जो चुनाव लड़ेंगे हम, तब हम बीजेपी पूरी तरीके से आत्मनिर्भर बन जाएगी और अकेले दम पर बहुमत लेके आएगी। अब अकेले दम पर बहुमत लेके कैसे आएगी, तो उसके लिए जरूरी है कि एकनाथ शिंदे के पास में जो वोट बैंक है वो बीजेपी अपने साथ में ले आए, क्योंकि जो वोट कांग्रेस का है या शरद पवार के साथ का जो वोट है वो कांग्रेस बीजेपी की तरफ नहीं आएगा, वो बीजेपी विरोधी वोट है। जो बीजेपी का समर्थक वोट है वो वोट किसके पास में है? वो वोट एकनाथ शिंदे के पास में है। तो इसलिए एकनाथ शिंदे को सबसे ज़्यादा कमज़ोर करने की कोशिश की जा रही है और इसीलिए आप अजीत पवार, आपने देखा होगा कि दिल्ली में जो बैठक हुई तो उसमें अजीत पवार को बुलाया गया, लेकिन एकनाथ शिंदे वहाँ नहीं पहुँचे। तो जाहिर सी बात है बीजेपी की तरफ से शिंदे को लगातार किनारे लगाने की कोशिश चल रही है। और आप ये देखिएगा कि 15 तारीख को शपथ ग्रहण होना है और 15 तारीख को शपथ ग्रहण से पहले बीजेपी के जो मुंबई के प्रदेश अध्यक्ष हैं आशीष शेलार, उनका एक बयान आता है। आशीष शेलार का कहना है कि जो मुंबई में जो काम हुए हैं लोक निर्माण विभाग के अधीन शिंदे सरकार में, वो बहुत ही घटिया काम हुए हैं, इन सबकी जाँच होनी चाहिए। भाई शिंदे सरकार में जो काम हुए हैं और उस पर यदि आरोप बीजेपी का मुंबई का प्रदेश अध्यक्ष लगा रहा है तो ये बहुत गंभीर आरोप है। और सबसे बड़ी बात तो ये है कि लोक निर्माण विभाग किसके पास था? शिंदे सरकार में लोक निर्माण विभाग मुख्यमंत्री के पास था, खुद शिंदे उस विभाग के मंत्री थे। तो सीधे सीधे आरोप एक तरीके से बीजेपी की तरफ से शिंदे के खिलाफ लगाए जा रहे हैं और ये कहा जा रहा है कि उनके कार्यकाल में उनके विभाग से जो निर्माण कार्य हुए हैं उनकी जाँच होनी चाहिए। और यदि जाँच होती है और जाँच में यदि गुणवत्ता खराब मिलती है तो कौन फंसेगा? सीधा मंत्री के ऊपर आरोप लगेंगे, यानी एकनाथ शिंदे के ऊपर आरोप लगेंगे। बीजेपी लगातार शिंदे पर दबाव बनाई हुई है और ये दबाव शिंदे कब तक सहन कर पाएंगे, क्योंकि उनके पास से गृह मंत्रालय पहले ही छीना जा चुका है और उसके बाद उनको जो महत्वपूर्ण मंत्रालय हैं कि शहरी विकास मंत्रालय वो मांग रहे थे और अब ये कहा जा रहा है कि शायद उनको शहरी विकास मंत्रालय भी ना दिया जाए, उनको अर्बन डेवलपमेंट मंत्रालय दिए जाने की बात चल रही है। लेकिन क्या मंत्रालय बीजेपी देती है ये तो अभी 15 तारीख के बाद ही पता चलेगा, क्योंकि 16 तारीख से महाराष्ट्र विधानसभा का सत्र शुरू हो रहा है। तो ये मजबूरी है बीजेपी की कि 15 तारीख को इस बार मंत्रिमंडल का विस्तार उनको करना ही पड़ेगा, क्योंकि विधानसभा सत्र शुरू होने से पहले आपके पास में मंत्रिमंडल होना चाहिए, जरूरी है।
तो इसीलिए 15 तारीख को मंत्रिमंडल विस्तार हो रहा है। वो बात अलग है कि कितने मंत्री शपथ ले रहे हैं, क्योंकि शुरुआत में जब शपथ ली थी मुख्यमंत्री पद की, तो उसके बाद ये बताया गया था कि करीब 40 के करीब मंत्री शपथ लेंगे, 2 या 3 बस खाली मंत्री पद खाली रखे जाएंगे। और शपथ ग्रहण की तारीख भी उस समय 11 तारीख बताई गई थी, जो बढ़ के बाद में 12 हुई, 12 से 14 हुई, 14 से 15 हो गई है। तो कितने मंत्री बनते हैं? अब ये बताया जा रहा है कि 30 या 32 ही मंत्री बनेंगे, क्योंकि जाहिर सी बात है कि बाकी जो लोग मंत्री नहीं बनेंगे उनकी नाराजगी को दूर करने के लिए कि भाई अब जो शपथ मंत्रिमंडल का विस्तार करेंगे तो उसमें शामिल कर लिया जाएगा। तो खटपट तो चल रही है, चाहे सिंधिया के साथ में हो और चाहे बीजेपी के अंदर हो। तो अब ये 15 तारीख को अब देखना पड़ेगा कि किसको क्या मंत्री पद मिलता है, सिंधिया के हिस्से में कौन से मंत्रालय आते हैं, क्योंकि मंत्री पद का जो विस्तार होगा वो मान के चलिएगा कि जब तक मंत्री जो विभाग हैं, विभागों के बंटवारे पर नाराजगी दूर नहीं होती है, तब तक मंत्री पद का विस्तार बीजेपी लगातार टाल रही थी। और उम्मीद है कि संभवतः आज रात तक वो दूर कर लें तो कल मंत्री पद का विस्तार भी होगा और शाम तक ये लिस्ट भी आ जाएगी कि किसको क्या विभाग मिला है। जी बिल्कुल, कैबिनेट की विस्तार की जो चर्चा है लगातार जोरों पर है, और एक मुद्दा इस वक्त जो सबसे ज्यादा गरमाया हुआ वो है ईवीएम का मुद्दा। और संजय राउत और उनके साथ ही खासकर विपक्ष लगातार ये मुद्दा उठाते आ रहे हैं। संजय राउत ने ईवीएम को लेकर क्या कुछ कहा है और कैबिनेट विस्तार को लेकर भी उन्होंने बड़ा बयान दिया है, क्या कुछ कहा उन्होंने, सुनवाते हैं आपको। कैबिनेट एक्सपांशन नागपुर में हो रहा है सर, किस तरह से देखते हैं? कई सालों के बाद हम नागपुर में किस तरह से कैबिनेट एक्सपांशन, हमेशा यहाँ मुंबई में करने की हिम्मत नहीं है। नागपुर में अधिवेशन है, सबसे पहले मुख्यमंत्री का एक जुलूस निकलेगा वहां। मुझे लगता है मुख्यमंत्री का जुलूस निकालने से पहले ये लोगों ने ईवीएम का जुलूस निकालना चाहिए, ईवीएम का जुलूस निकालना चाहिए और पहले कैबिनेट में घोषणा करनी चाहिए कि हम ईवीएम का सबसे बड़ा मंदिर आरएसएस मुख्यालय के सामने बनाएंगे। हाँ, मोती बाग में, क्या बोलता हूं, मोती बाग है ना उधर, एक ईवीएम का मंदिर बनाएंगे ये लोग, अभी जुलूस निकालेंगे। इस राज्य को 1 महीना हो गया, सरकार नहीं है, एक मुख्यमंत्री है, 2 उप मुख्यमंत्री है, किसके पास कौन से विभाग है किसी को पता नहीं। महाराष्ट्र में दर दिन गांव-गांव में हत्याएं, खून, बलात्कार, रेप हो रहा है। हाँ, तो सुना आपने कि किस तरीके से उन्होंने संजय राउत ने ये साफ बोला कि जो ईवीएम का मंदिर है वो सबसे बड़ा मंदिर आरएसएस कार्यालय के बाहर उसके सामने बनना चाहिए। इस पर भी हम आगे चर्चा करेंगे, लेकिन उससे पहले एक बड़ी खबर जो इस वक्त सामने आ रही है वो ये है कि अजीत पवार और शरद पवार की नजदीकियां लगातार बढ़ती हुई नजर आ रही हैं, क्योंकि हाल ही में अजीत पवार शरद पवार से मिलने के लिए उनके आवास पर पहुंचे थे और बहाना ये था कि उनका जन्मदिन है और उनकी बधाइयां देने के लिए अजीत पवार जो है अपनी पत्नी सुनेत्रा पवार के साथ वहां पहुंचे थे। कहा यह जा रहा था कि उनके साथ और भी कई नेता मौजूद रहे, लगभग 1-1.5 घंटे तक उनकी बैठक हुई। इस दौरान कई मुद्दों को लेकर कहा जा रहा है कि चर्चा हुई, लेकिन क्या कुछ हुआ इस बारे में हमारे पास अभी फिलहाल इस चीज को लेकर जानकारी नहीं है। लेकिन कहा यही जा रहा है, चर्चा इसी बात की है कि जरूर अजीत पवार मतलब कुछ बड़ा कर सकते हैं, कुछ बड़ा फैसला ले सकते हैं, या फिर ये कहें कि वो वापस अपने चाचा शरद पवार के पास जा सकते हैं। इसको लेकर आप क्या कुछ कहेंगे कि जो नजदीकियां अजीत पवार की और शरद पवार की बढ़ रही हैं, इसके बाद सियासी समीकरण क्या रहने वाले हैं? अजीत पवार की तरफ से विधानसभा चुनाव से करीब 2-3 महीने पहले से ही लगातार कोशिश हो रही थी कि वो वापस शरद पवार के साथ में पहुंच जाएं। वो परिवार में वापसी की लगातार कोशिश कर रहे थे। वैसे परिवार तो लगभग एकजुट ही है, राजनीतिक रूप से भले ही वो पार्टी 2 हिस्सों में बढ़ गई, एक गुट इंडिया गठबंधन के साथ और दूसरा एनडीए के गठबंधन में चला गया, लेकिन पारिवारिक के रूप से एकजुट ही रहे, क्योंकि जितने भी परिवार में फंक्शन होते थे तो हम देखते थे कि तस्वीरें जो आती थी वो एक साथ की तस्वीरें आती थी, छोटे से छोटे फंक्शन पर पूरा परिवार जुटता था। मामला बस खाली एक राजनीतिक रूप से था और उस पर भी विधानसभा चुनाव से पहले लगातार अजीत पवार की तरफ से ही कोशिश हो रही थी, लेकिन उस समय शरद पवार इसलिए तैयार नहीं हो रहे थे कि अजीत पवार बीजेपी का साथ छोड़ने को तैयार नहीं दिखाई दे रहे थे। और बाद में तो उन्होंने शरद पवार की तरफ से ये क्लियर हो गया था कि अब हम अजीत पवार के पार्टी के साथ में जो लोग गए हैं उनको अपने साथ में नहीं मिलाएंगे। अजीत पवार के लिए तो सॉफ्ट कॉर्नर फिर भी बचा हुआ था, लेकिन अजीत पवार के साथ में बाकी के जो दूसरे नेता थे जो कि किसी समय शरद पवार के बहुत करीबी कहे जाते थे, शरद पवार उनको लेने को तैयार नहीं हो रहे थे।
तो इसके चलते उस समय मामला टल गया था। लेकिन अब एक बार दोबारा से जब चुनाव हो चुका है और उसके बाद एक बार फिर कोशिश हो रही है कि जो पार्टी है जो टूट गई थी उसको दोबारा से फिर एकजुट किया जाए। और इसीलिए अजित पवार दिल्ली आए थे। शरद पवार के बहाना बनाया गया कि भाई शरद पवार का जन्मदिन है और उसमें शामिल होने के लिए आए हैं। लेकिन उसके बाद 1.5 घंटे तक उनके बीच में बैठक चलना ये बता रहा है कि कुछ ना कुछ तो जरूर पकड़ा है। और दूसरी बात ये है कि अजित पवार की पत्नी को भी जो बंगला सरकार की तरफ से अलॉट हुआ है वो बंगला भी शरद पवार के बंगले के जस्ट सामने वाला बंगला मिला है। टाइप 7 का बंगला है, जबकि उस बंगले में जिसको अलॉट होता है वो कम से कम 4 बार का कम से कम सांसद होना चाहिए। लेकिन अजित पवार की जो पत्नी वो पहली बार चुनाव जीतकर पहुंची हैं, राज्यसभा से गई हैं और उनको वो बंगला पहले और फर्स्ट टर्म में ही मिल जाता है। तो जाहिर सी बात है कि कुछ ना कुछ तो जरूर दोनों परिवार के बीच में पक रहा है और इसको लेकर जल्दी ही कोई बड़ी खबर आने वाली है, क्योंकि पूरा परिवार चाहता है कि दोनों एकजुट रहें, क्योंकि अलग अलग रहेंगे तो जाहिर सी बात है उनकी ताकत कमज़ोर होती चली जाएगी। आपने देखा होगा कि जब शरद पवार एनसीपी पूरी एकजुट होती थी तो जो गठबंधन होता था तो उस गठबंधन में कम से कम 120 से 125 सीटें पर चुनाव लड़ती थी एनसीपी। लेकिन जब अलग अलग हुए हैं तो आपने देखा होगा कि बीजेपी ने तो अजित पवार को 52-54 सीटें ही दी थी। उसके बाद उन्होंने 7-8 सीटों पर फ्रेंडली फाइट के नाम पर अलग से चुनाव लड़ लिया था। और दूसरी तरफ शरद पवार भी अपने जो उनका इंडिया गठबंधन था उसमें भी तीसरे नंबर की पार्टी थे। तो जाहिर सी बात है 1 नंबर और 2 नंबर की जो पार्टी कभी होती थी महाराष्ट्र में वो तीसरे नंबर पर चली गई। और आप गठबंधन में भी देखें तो इंडिया गठबंधन में शरद पवार की पार्टी को तीसरे नंबर की सीटें मिली हैं, तीसरे नंबर पर आए हैं और यहाँ अजित पवार आए हैं। तो यदि अलग अलग रहेंगे तो दोनों कमज़ोर रहेंगे। और यदि सत्ता हासिल करनी है, भाई अजित पवार तो कई बार बोल चुके हैं कि भाई मैं 5 बार का डिप्टी सीएम हो चुका हूँ, अब प्रमोशन चाहता हूँ। प्रमोशन तब मिलेगा जब परिवार एकजुट रहेगा, पार्टी मजबूत रहेगी तो ही आपको प्रमोशन मिल पाएगा। और यदि आप किसी के साथ में रहेंगे तो जाहिर सी बात है बीजेपी के साथ आप रहेंगे तो बीजेपी तो एनसीपी को मजबूत होते हुए कभी नहीं देखेगी, या कोई दूसरी भी पार्टी हो वो खुद को अपने आप को मजबूत करेगी। तो ऐसे में अजित पवार भी चाहते हैं कि परिवार एकजुट रहे। शरद पवार की भी अब इच्छा है कि भाई चलो चुनाव तो हो ही चुका है, अब चुनाव वहाँ होने भी नहीं, 4 साल का लंबा वक्त है, क्योंकि अब लोकसभा चुनाव 2029 में होगा, तभी वहाँ कोई चुनाव होंगे। बाकी जो शहरी निकाय के चुनाव वो मामले अलग हैं। लेकिन जो मुख्य चुनाव जो है लोकसभा या विधानसभा का, क्योंकि वो अभी लगातार 6 महीने में ही हो चुके हैं, तो अब वहाँ कोई बड़ा चुनाव नहीं है। इसलिए परिवार को दोबारा से एकजुट करने की कोशिशें चल रही हैं। और कार्यकर्ता भी चाहते हैं कि परिवार एकजुट हो, कि भाई कार्यकर्ता बहुत ज़्यादा कंफ्यूज हो जाता है कि भाई, क्योंकि अधिकतर जगह जो बीजेपी के गठबंधन हो चाहे इंडिया गठबंधन हो, जो जहाँ पर अजित पवार गुट के कैंडिडेट थे उसी सीट पर शरद पवार गुट का कैंडिडेट था। तो कार्यकर्ताओं के बीच सबसे बड़ा दिक्कत यही हो जाती है कि भाई जिनके साथ में 40 साल 50 साल से लगातार काम कर रहे हैं, अब हम उनका विरोध कैसे करें। तो इसी चक्कर में कई कार्यकर्ता तो घर बैठ गया था चुनाव के दौरान। तो अब वो स्थितियां ना बने, क्योंकि उससे नुकसान दोनों ही पार्टियों का होता है। तो इसीलिए कोशिश हो रही है कि परिवार दोबारा से एकजुट हो, पार्टी दोबारा से एकजुट हो। और यदि पार्टी एकजुट होती है तो पहला तो ये है कि विधानसभा में एनसीपी की सदस्य संख्या बढ़ेगी, लोकसभा में भी बढ़ेगी। लोकसभा में अजित पवार गुट का एक ही सांसद है वैसे तो, लेकिन उसका असर दिखाई देगा। अब उसके बाद ये गुट किधर जाता है, क्योंकि शरद पवार तो साफ कह चुके हैं कि बीजेपी की विचारधारा और हमारी विचारधारा मिलती नहीं है। लेकिन अजित पवार इस समय एनडीए के साथ में है। तो ये सबसे बड़ा मुद्दा इसी पर टिका हुआ है कि यदि एकजुट होते हैं तो इनकी आइडियोलॉजी क्या होगी, ये किस तरफ जाएंगे। तो सबसे बड़ा वही बात है कि शरद पवार एनडीए के साथ नहीं जाना चाहते और अजित पवार इस समय सत्ता नहीं छोड़ना चाहते हैं। तो इसी को लेकर सबसे बड़ा पेच फंसा हुआ है। और जब तक ये पेच नहीं सुलझेगा तब तक दोनों दलों के बीच में जो बात एकीकरण की चल रही है उस पर थोड़ा सा सस्पेंस बना हुआ है। लेकिन ये हमें लगता है 1-2 महीने के अंदर इस चीज़ को सुलझ जाना चाहिए। जी बिल्कुल, जो शरद पवार हैं और जो अजीत पवार है उनकी नजदीकियां लगातार बढ़ती हुई दिखाई दे रही हैं। और यही वजह है कि अजीत पवार ने हाल ही में शरद पवार के जन्मदिन पर उनसे उनके घर जाकर मुलाकात की थी और इस दौरान उनकी लगभग 1 घंटे तक बातचीत हुई, काफी मुद्दों को लेकर चर्चा भी हुई। और उसके बाद से ही अजीत पवार ने बीजेपी के ऊपर लगातार दबाव बनाना शुरू कर दिया। लगातार जो उनकी मांग थी वित्त मंत्रालय को लेकर वो उन्होंने तेज कर दी थी। और ऐसे में अब जो है कहा ही जा रहा था कि 14 दिसंबर को जो मंत्रिमंडल का विस्तार हो सकता है, कैबिनेट
विस्तार हो सकता है। लेकिन अब जो है वो लगातार पेच फंसता हुआ दिखाई दे रहा है। कहा अब ये जा रहा है कि 15 दिसंबर को कैबिनेट विस्तार होगा, लेकिन सवाल वही है कि क्या ये हो पाएगा, क्योंकि जिस तरीके से लगातार तारीख पे तारीख दी जा रही है, लगातार उन तारीखों को आगे बढ़ाया जा रहा है, ऐसे में सवाल यही है कि क्या ये विस्तार हो पाएगा। और उससे पहले ही खबरें ये भी आ रही हैं कि अजीत पवार शरद पवार के साथ मिलकर कुछ बातचीत कर रहे हैं, कुछ मतलब पक रहा है, इस तरीके की खबरें हैं। इस बीच जो नजदीकियां शरद पवार की और अजीत पवार की बढ़ी हैं, उनको लेकर जो रोहित पवार है, रोहित पवार की मां सुनंदा पवार का बयान आया है और उनके बयान को लेकर काफी चर्चा हो रही है। उन्होंने कहा कि महाराष्ट्र के लोग और पार्टी के कार्यकर्ता चाहते हैं कि शरद पवार और अजीत पवार साथ आएं। एक संयुक्त परिवार की ताकत है। लोगों को लगता है कि परिवार को फिर साथ आना चाहिए और मुझे भी यही लगता है कि परिवार को एकजुट रहना चाहिए। इस तरीके का जो है सुनंदा पवार का बयान आया है और इसको लेकर काफी चर्चाएं तेज हो गई है। और जो दोनों ही गुट है, शरद पवार गुट की बात की जाए चाहे अजीत पवार गुट की बात की जाए, तो दोनों ही गुटों की तरफ से लगातार एकता की बात जो कही जा रही है, लगातार जो बयान आ रहे हैं दोनों ही गुट के नेताओं की तरफ से, वो लगातार यही बयान आ रहे हैं कि जो अजीत पवार है और शरद पवार को एक साथ आना चाहिए। तो ऐसे में ये जो बयान है लगातार सुर्खियों में बना हुआ है और ऐसे में एक मुद्दा जो है वो ये है ईवीएम का मुद्दा। जो चुनाव नतीजे आए, महायुति के पक्ष में रहे, महायुति को बम्पर जीत भी मिली और जो नतीजे आए वो लगातार सवालों के घेरे में रहे। जो जीत मिली महायुति को, वो जीत लगातार उस जीत पर लगातार संशय बरकरार है। ऐसे में जो विपक्ष है वो लगातार हमलावर दिखाई दे रहा है। विपक्ष लगातार ईवीएम के खिलाफ मुहिम छेड़ रहा है, लगातार आंदोलन कर रहा है। महाराष्ट्र के सोलापुर जिले की बात की जाए, मरकरवाड़ी गांव की, तो वहां पर भी आंदोलन किया जा रहा है और उससे पहले बाबा आढाव थे जो अनशन पर बैठे हुए थे, उन्होंने भी आंदोलन किया। और ऐसे में जो ये मुहिम है और ज्यादा तेज हो गई है। इसको लेकर जो संजय राउत हैं, शिवसेना यूबीटी के सांसद, उनका एक बयान आया है ईवीएम को लेकर। क्या कुछ कहा उन्होंने, सुनवाते हैं आपको। कैबिनेट एक्सपांशन नागपुर में हो रहा है सर, किस तरह से देखते हैं? कई सालों के बाद अब नागपुर में किस तरह से कैबिनेट एक्सपांशन, हमेशा यहाँ मुंबई में करने की हिम्मत नहीं है। नागपुर में अधिवेशन है, सबसे पहले मुख्यमंत्री का एक जुलूस निकलेगा वहां। मुझे लगता है मुख्यमंत्री का जुलूस निकालने से पहले ये लोगों ने ईवीएम का जुलूस निकालना चाहिए। ईवीएम का जुलूस निकालना चाहिए और पहले कैबिनेट में घोषणा करनी चाहिए कि हम ईवीएम का सबसे बड़ा मंदिर आरएसएस मुख्यालय के सामने बनाएंगे। हाँ, मोतीबाग में, क्या बोलता हूं, मोतीबाग है ना उधर, एक ईवीएम का मंदिर बनाएंगे लोग, अभी जुलूस निकालेंगे। इस राज्य को 1 महीना हो गया, सरकार नहीं है, एक मुख्यमंत्री है, 2 उप मुख्यमंत्री है, किसके पास कौन से विभाग है किसी को पता नहीं। महाराष्ट्र में दर दिन गांव-गांव में हत्याएं, खून, बलात्कार, रेप हो रहा है। हाँ, उसके बारे में मुख्यमंत्री जवाब नहीं दे पा रहे हैं। सबको मलईदार विभाग चाहिए, जनता मर रही है। हाँ, किसी के पास ना हेल्थ डिपार्टमेंट, ना एजुकेशन डिपार्टमेंट, ना परिवहन, पूरा अराजकता फैली है महाराष्ट्र में। ईवीएम से बनी हुई ये सरकार है, उनको दिमाग नहीं है, उनके दिमाग में सिर्फ ईवीएम है, दिमाग नहीं है। तो विपक्ष जो है लगातार ईवीएम का मुद्दा उठाता नजर आ रहा है। वो लगातार महायुति सरकार पर हमलावर है। पिछले दिनों दिल्ली में भी प्रियंका गांधी ने एक बयान दिया था जिसमें कहा था उन्होंने कि बैलेट पेपर से चुनाव कराने में क्या हर्ज है। इस तरीके के जो बयान है लगातार विपक्ष की तरफ से आ रहे हैं। और अब जो संजय राउत ने बयान दिया, उन्होंने कहा कि ईवीएम का सबसे बड़ा मंदिर जो है आरएसएस के मुख्यालय के सामने बनेगा। इस तरीके का ये बयान है, बहुत बड़ा बयान है माना जाए तो। ऐसे में जो ये मुहिम जो विपक्ष की तरफ से लगातार छेड़ी जा रही है, जो हमलावर दिखाई दे रहा है महायुति सरकार पर, क्या ये आगे बढ़ेगा? ईवीएम का तो लेकर तो शुरुआत में कांग्रेस साफ कर चुकी है कि इसके खिलाफ हम बड़ा आंदोलन शुरू करेंगे और उसके बाद कांग्रेस की तरफ से लगातार ईवीएम के खिलाफ मुहिम छेड़ी जा चुकी है। चाहे प्रियंका गांधी का बयान हो, चाहे मल्लिकार्जुन खड़गे हो, चाहे राहुल गांधी हो, वो लगातार ईवीएम पर सवाल उठा रहे हैं और ईवीएम को लेकर एक याचिका सुप्रीम कोर्ट में भी पहुँच चुकी है और उस पर सुनवाई सीजेआई संजीव खन्ना की बेंच ही करने वाली है और जल्दी उस पर सुनवाई शुरू होगी। क्योंकि खाली महाराष्ट्र का मामला नहीं है, महाराष्ट्र से पहले हमने देखा था कि हरियाणा में किस तरीके से हुआ था। हरियाणा में तो लगभग 36 सीटें पर कांग्रेस ने सवाल उठाए थे कि आपको देख लिए बीजेपी को कितनी सीटें मिली थी, 48 सीटें मिली थी और 48 में से यदि 36 सीटों पर सवाल उठ रहे हैं तो आप सीधा सीधा मान के चलिएगा कि जो बहुमत है बीजेपी का वो पूरी तरीके से सवालों के घेरे में है। क्योंकि यदि 36 सीटों में से आधी सीटें भी ईवीएम के चलते जीती गई हैं तो फिर बीजेपी को इस समय सरकार में नहीं बल्कि विपक्ष में होना चाहिए था
और वही सवाल आके महाराष्ट्र में उठ रहे हैं। महाराष्ट्र में तो ईवीएम के साथ में वोटिंग लिस्ट में जो जिस तरीके से धांधली की खबरें आई हैं वो बहुत ही चौंकाने वाली रही हैं। तो एक तो ईवीएम और दूसरा वोटिंग लिस्ट, नहीं एक तरीके से पूरी की पूरी चुनावी मशीनरी है वो एक ही दल को जिताने में अपनी एक तरीके से उसने पूरी ताकत लगा दी है कि, और उसमें ईवीएम तो का मुद्दा तो खैर लंबे समय से ही चला आ रहा है और कांग्रेस लगातार, कांग्रेस हो या इंडिया गठबंधन हो, वो पूरा लगातार इस चीज़ की डिमांड कर रहा है कि भाई एक बार बैलेट पेपर से चुनाव करवा लो। जो मरकड़वाड़ी में जो मामला हुआ वो तो सीधा सीधा साफ साफ दिखाई दे रहा है कि जिस कैंडिडेट का वो गांव होता है, पूरा का पूरा गांव जिसके सपोर्ट में होता है और उसके बाद वो कैंडिडेट चुनाव हार जाता है। तो और जब गांव वाले कहते हैं कि भाई इसको दोबारा से लोग एक बार दोबारा से बैलेट से वोटिंग करवा लेते हैं, पता कर लेते हैं कि भाई किसको वोट दिया गया है, तो प्रशासन उसके लिए वहाँ निषेधाज्ञा लगा देता है, कर्फ्यू जैसी स्थिति बना देता है और जो लोग डिमांड करते हैं उन सबके खिलाफ FIR दर्ज हो जाती है। जाहिर सी बात है कि बैलेट का नाम लेते ही ये सरकार बुरी तरीके से घबरा जाती है कि भाई बैलेट से चुनाव कराने में दिक्कत क्या है आपको, आप एक बार चुनाव करवा के देख लीजिए, सब कुछ साफ हो जाएगा। लेकिन महाराष्ट्र में आपको 240 सीटें करीब मिल रही हैं, 230 सीटें तो महायुति गठबंधन को मिली हैं, उसके उनके छोटे सहयोगी 5-6 सीटें लेकर आए हैं, 3-4 निर्दलीयों ने उनको सपोर्ट कर दिया है। आज की तारीख में कहा जा रहा है कि 240 के करीब उनके पास विधायक हैं। यदि इतना बड़ा बहुमत है तो आप बैलेट पेपर से डर क्यों रहे हैं? यहाँ तक कि एनसीपी के तो विधायक ये कहने के लिए तैयार है, आप बैलेट से चुनाव कराने के लिए तैयार हैं तो हम रिजाइन करने को तैयार हैं, आप बैलेट से चुनाव तो करवाइएगा। साफ पता चल जाएगा कि भाई हमारी जो जीत का अंतर था कि कितना था और कितना हमको वोट मिलना चाहिए था। जहाँ वोट एनसीपी का था या जहाँ वोट कांग्रेस का था, जहाँ शिवसेना UBT का वोट था, उस बूथ पर अगर महायुति गठबंधन के लोग चुनाव जीत रहे हैं तो जाहिर सी बात है सवाल के उठेंगे। और खाली मरकड़वाड़ी नहीं, महाराष्ट्र में 20 गाँव के लोग हैं ऐसे जिनका कहना ये है कि हमने वोट तो भाई इंडिया गठबंधन MBA के उम्मीदवार को दिया था, लेकिन वहाँ हमारे यहाँ बीजेपी कैसे जीत गई है तो हमको खुद ही समझ में नहीं आया। तो जाहिर सी बात है सवाल सीधा सीधा ईवीएम पर ही उठाए जा रहे हैं और जब तक ईवीएम रहेगी तो जो इंडिया गठबंधन का कहना है कि भाई बीजेपी को जो राज्य जीतना है, आप ये देखिएगा जब भी 2 राज्य में या 3 राज्य में चुनाव होता है तो जो बड़ा राज्य होता है वो बीजेपी के कब्जे में आता है और जो छोटा राज्य होता है वो इंडिया गठबंधन को दे दिया जाता है। जबकि इस बार भी ये कहा जा रहा था कि जो यदि लोकसभा चुनाव के आंकड़े देखे जाएं तो उसमें ये दिखाई दे रहा था कि बीजेपी की जो स्थिति है वो झारखंड में थोड़ा स्ट्रांग है, जबकि महाराष्ट्र में एक तरीके से लहर चल रही है महा विकास अघाड़ी गठबंधन की। लेकिन बीजेपी के लिए महाराष्ट्र ज़्यादा इंपॉर्टेंट था झारखंड की अपेक्षा। तो झारखंड में चुनाव एक तरीके से उन्हें लगा कि भाई झारखंड तो जीत ही जाएंगे, तो झारखंड में जब चुनाव पूरी तरीके से उसमें ईवीएम में ज़्यादा कोई दिक्कत कहीं से शिकायत की नहीं आई, ना कि वहाँ मतदाता सूची को लेकर भी कोई शिकायत नहीं आई चुनाव के दौरान और चुनाव से पहले और चुनाव के बाद भी। तो वहाँ का आप रिजल्ट देख रही हैं कि झारखंड में एक वन स्वीप कर दिया है इंडिया गठबंधन ने। लेकिन जिस जगह ईवीएम, चुनाव आयोग और मतदाता सूची लगातार चुनाव से पहले और चुनाव के बाद और चुनाव के दौरान लगातार शिकायतें आती रहीं, उस जगह मालूम पड़ता है कि महायुति गठबंधन और बीजेपी का जो अलायंस है वो चुनाव जीत जाता है। तो सीधा सीधा सवाल ईवीएम पर तो आएगा ही। और जिस तरीके से संजय राउत ने बोला है कि भाई ये जो जीत है वो जनता की जीत नहीं है, जनता के वोट की जीत नहीं है, ईवीएम की जीत है। और इसीलिए नागपुर में संघ मुख्यालय जो है वहाँ ईवीएम का मंदिर बना लेना चाहिए कि और उसी को पूजना चाहिए। जनता की जरूरत नहीं है, जब तक ईवीएम रहेगी तब तक बीजेपी जिस राज्य को चाहे उस राज्य को जीत कर आएगी। तो और इसीलिए ईवीएम को लेकर सरकार को और चुनाव आयोग को साफ साफ बताना चाहिए भाई जो परेशानियां चल रही हैं उनको जनता के सामने लेके आना चाहिए। और इंडिया गठबंधन तो साफ कह चुका है कि हम अगला चुनाव बैलेट पेपर से ही चाहते हैं और इसीलिए उन्होंने इसके खिलाफ बड़ा आंदोलन छेड़ने की तैयारी कर ली है। जी बहुत बहुत शुक्रिया अविनाश जी। तो जैसा कि आपने सुना कि एनडीए जो है लगातार जो है मुश्किल में फंसी हुई है। एक तरफ जहां उसके खुद के सहयोगी लगातार पेच फंसाए हुए हैं मंत्रालय को लेकर, उनके सामने बड़ी चुनौती खड़े करते दिखाई दे रहे हैं, तो वहीं विपक्ष ने भी ईवीएम के मुद्दे पर महायुति को घेरा हुआ है और ऐसे में जो है एनडीए के लिए सरकार चला पाना बेहद ही मुश्किल होता दिखाई दे रहा है। लेकिन अब भी सवाल यही है कि क्या 15 दिसंबर को कैबिनेट का विस्तार हो पाएगा? बहरहाल ये तो देखने वाली बात होगी। तो फिलहाल के लिए मैं इस चर्चा पर यही विराम लगाना चाहूंगी। कल फिर मुलाकात होगी आपसे। फिलहाल के लिए मुझे दीजिए इजाजत।